आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनके परिवार को परेशान करने वाली महिला उर्मिला सनावर के खिलाफ अब उनकी धर्मपत्नी रविंदर कौर राठौर खुलकर सामने आ गई है। पिछले कई दिनों से उर्मिला सनावर लगातार सोशल मीडिया पर राठौर को अपना पति बताने, वीडियो फोटो वायरल करने और झूठा प्रचार करने में लगी हुई थी। इस मामले पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए रविंदर कौर ने साफ कहा, यह महिला एक एक्टर है, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक्टिंग कर रही है। इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है और यह बिना किसी तथ्य के मेरे पति के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है। रविंदर कौर राठौर ने कहा कि उर्मिला द्वारा वायरल की गई फोटो और साथ ही वीडियो दरअसल एक फिल्म का हिस्सा है, जिसका वह अपना फायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर इस महिला ने अपने नाम के आगे से सुरेश राठौर नहीं हटाया तो वह हम सीधे कोर्ट जाएंगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही बताया कि उर्मिला फेसबुक व अन्य प्लेटफॉर्म पर धमकी भरे संदेश भेजकर परिवार को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि कानून ऐसी महिलाओं पर सख्त कार्रवाई करे ताकि कोई भी सार्वजनिक व्यक्तियों के परिवार को इस तरह परेशान ना कर सके। जा रहा है क्या कुछ? ये मेरे जो पति हैं, ये अभी आपने देखा होगा रविदास का जो उद्घाटन हुआ था, उसमें मंदिर का निर्माण करने के लिए, उसमें मेरे पति सुरेश राठौर जी को बुलाया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये वहां पर गए थे मुख्य अतिथि, वो रविदासाचार्य बनके। तो उसी वजह से ही सब लोगों के इसके मन में ज्यादा भावना आ गई कि फिर ये रविदास पीठ का पूरे समाज में इन्होंने एकजुट होने का काम करा है, पूरा इकट्ठा करा है इन्होंने समाज। और हर बार जाते हैं, कई कई बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, सबको पूरे समाज को इकट्ठा करा है। लेकिन इस महिला ने जो हमारे जो सूर्यभान कटारिया जी हैं और विजय प्रेमी जी हैं और चंद्र, उनको भी इस पर तारीफ करा है और उनको भी तोड़ने का काम करा है हमारी पीठ को। इससे ज्यादा महिला हमने नहीं देखी गंदी। हाँ बिल्कुल, षड्यंत्रकारियों ने ही जो हमारे साथ रहते थे, मैं आज आपके सामने उनका नाम खुल के दूंगी। किशोर पाल है जो हमारा पीआरओ था, उसने भी उर्मिला के साथ मिलकर एक ऑडियो जारी करा है। जब सब कुछ करने के बाद वो वीडियो ऑडियो जारी करा है, वो ऑडियो मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगी। जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं आपको दे दूंगी। इन दोनों ने जो कहानी गढ़ी है, कैसे मेरे पति को षड्यंत्र के द्वारा बदनाम करने की कोशिश करी गई है, मेरे पति का कैरियर समाप्त किया गया है, मेरे घर परिवार को तोड़ने की कोशिश करी गई है, ये सारी मैं आपको ऑडियो दूंगी। और वो एक्टर है, उसका काम है एक्टिंग करना, उसका काम ही एक्टिंग करना है। और एक्टिंग के तहत उसने ये सब कुछ करा है। रोना धोना उसे ही आता है, वो 1 मिनट में हंस देगी और 1 मिनट में रो देगी। मैं तो देखो, ये सोशल मीडिया जो है स्तंभ 14 की है, चौथे नंबर पे आता है। तो मैं इसका बहुत मान सम्मान करती हूँ। और मैं ये भी मीडिया के माध्यम से ये भी कहूंगी कि भाई इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और पहले ये मेरे पति का नाम हटाए, किस नाते से ये मेरे पति का नाम लगाती है। और फिर अगर कुछ भी है तो ये, अब इसके पास अगर कोई प्रूफ है मेरे पति की कि भाई हाँ मैं इसकी पत्नी हूं, ये है मेरे पास प्रूफ, तो वो आपको दिखा दे साक्ष्य लाके। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 26 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में होने वाला है। हर सरकारी प्राइवेट कॉलेज व विश्वविद्यालय में वंदे मातरम का कार्यक्रम होगा और वंदे मातरम को भी 150 वर्ष हो गए हैं और लगभग 23,500 शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम होगा। हमारी अपेक्षा है कि उसमें सभी छात्र छात्राएं, सभी अभिभावक, हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद रहें और प्रयास है कि लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में यह सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ में 26 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। ये जो है 9:30 बजे हर
कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वंदे मातरम का कार्यक्रम होगा। वंदे मातरम को भी 150 वर्ष हो रहे हैं और लगभग 23,500 शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम होगा। हमारी अपेक्षा यह है कि उसमें हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे अभिभावक, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जितने भी एसएमसी के लोग हैं वो सब रहें और प्रयास ये है कि लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग लें। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जो कि एक ही टाइम होगा, एक ही समय होगा और सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने अवगत कराया कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र निर्गत कराए जाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल अपनी सरकार में दस्तावेज अपलोड किए गए व्यक्ति और साथ ही उपरोक्त के द्वारा अपने CSC का दुरुपयोग कर विभिन्न लोगों के साथ अनऑर्गेनाइज तरीके से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलजुल कर सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत कराए जाए और साथ ही स्थायी प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र का उपयोग राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं व राज्य सेवा अंतर्गत रोजगार हेतु किया जाता है और साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र बनने से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व रोजगार प्रभावित होने के कारण प्रमाणिक लाभार्थी को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। सरकारी एवं आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं का नाजायज फायदा उठाते हुए राजस्व के भी नुकसान होने की पूर्ण संभावना बनती है। उप जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी के निर्देश में विगत 5 वर्षों में निर्मित और साथ ही प्रमाण पत्रों की जाँच की जा रही है तथा वर्तमान समय में निर्गत होने वाले प्रमाण पत्रों की गहन जांच की जाएगी तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले CSC संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी। संडीला में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण। आपको बता दें, मतदेय स्थलों पर SIR की कार्य की बड़ी समीक्षा की गई है। हरदोई जिले के संडीला विधानसभा 161 में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही, जहां दिनांक 23 नवंबर 2025 भगवान बुद्ध इंटर कॉलेज संडीला में स्थित मतदेय स्थल संख्या 135 और 139 तक जिलाधिकारी हरदोई ने विशेष पुनरीक्षण प्रगाढ़ और साथ ही यानी SIR के तहत औचक निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने बूथों पर मतदाता सूची और प्रपत्रों की उपलब्धता की बारीकी से जांच की है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जारी किए कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 और फॉर्म 8 सहित सभी जरूरी प्रपत्र समय पर भरकर संबंधित BLO को बिना देरी जमा कराए जाएं और साथ ही किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों की संरचना, दिव्यांग सुरक्षा रैंप और पेयजल प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की भी गहन समीक्षा की गई। इस उच्च स्तरीय निरीक्षण में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी महोदय, AERO, खंड शिक्षा अधिकारी संडीला, तहसीलदार संडीला तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विशेष पुनरीक्षण का कार्य समय और साथ ही मानकों के अनुरूप पूरा किया जाए ताकि अंतिम मतदाता सूची पूर्णतः त्रुटिहीन तैयार हो सके। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया तथा क्षेत्र अधिकारी नगर श्री अभिषेक यादव के निकट पर्यवेक्षण में थाना रजबपुर पुलिस द्वारा पशु कटान करने वाले 2 गौकश अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ अवैध असलहा, 1 तमंचा, 315 बोर, 1 खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस, 1 पशु कटान के उपकरणों, 1 बड़ा छुरा, 2 छोटी छुरियां, 1 कुल्हाड़ी और साथ ही नायलॉन रस्सी सहित गिरफ्तार किया। अवगत कराना था कि थाना रजबपुर पुलिस द्वारा दिनांक 22 से 23 नवंबर 2025 की रात्रि को थाना रजबपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पुट्ठी के खंजड़ा से ग्राम टांडा जाने वाले कच्चे रास्ते पर आवारा पशुओं को पकड़कर गैर कानूनी कटान करने वाले 2 कौकशी अभियुक्त, पहला मोहम्मद उमर पुत्र नन्ने निवासी ग्राम फतेहपुर माफी थाना डिडौली जनपद अमरोहा, दूसरा सुल्तान उर्फ बिट्टू पुत्र महफूज निवासी मोहल्ला लालबाग कस्बा एवं थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया
किया गया। अभियुक्त गढ़ के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस, एक बड़ा छुरा, 2 छोटी छुरियां और 1 कुल्हाड़ी और 1 नायलॉन रस्सी बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना रजबपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 274/2025 धारा 109(1) BNS 3/25/27 शस्त्र अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त गढ़ को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पूछताछ विवरण के आधार पर गिरफ्तारी अभियुक्त गढ़ आवारा पशुओं को पकड़कर उनका कटान कर मांस की अवैध बिक्री करते थे, जो कि दिनांक 22 से 23 नवंबर 2025 की रात्रि को भी ग्राम पुट्ठी टांडा के कच्चे रास्ते पर आवारा पशुओं को पकड़ने की फिराक में वहां पर पहुंचे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी दुष्कर्म, जानलेवा हमला, गैंगस्टर, मादक पदार्थ की तस्करी, अवैध अधिनियम व पशु क्रूरता व आर्म्स एक्ट के अभियोग पहले से भी पंजीकृत है। दिनांक 22 नवंबर 2025 की रात्रि में रजबपुर थाना पुलिस द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था की गश्त के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। इनके द्वारा अपने बचाव हेतु पुलिस टीम पर फायर भी किया गया, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बच गई। इन संदिग्ध व्यक्तियों की जब पहचान की गई तो एक व्यक्ति का नाम मोहम्मद उमर है, जो डिडौली थाना क्षेत्र का है, जिसके ऊपर 7 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, व दूसरा मोहम्मद सुल्तान, जो हसनपुर थाना क्षेत्र का है, जिसके ऊपर 2 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों के द्वारा गौवध, NDPS 307 इन सबके अपराध कारित पहले से भी किए गए हैं और इनके पास से एक अदद नाजायज तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, छोटे और बड़े छुरे, कुल्हाड़ी, नालन रस्सी इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था सामान्य है। खबर चंदौली से है, जहां बसपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चंदौली। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में बसपा नेताओं के दवा व्यापारी के परिजनों से की मुलाकात। 18 नवंबर को हुई रोहिताश पाल हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी पर उठाया गया सवाल। परिजनों से मुलाकात कर व्यक्ति को शोक संवेदना दी गई। प्रदेश अध्यक्ष ने घटना के बाबत IG से की फोन पर वार्ता और साथ ही घटना को कारित करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग है। कहा, घटना के 5 दिन होने के बाद भी अभी अपराधी पुलिस से दूर हैं। सूबे के मुखिया पर साधा गया निशाना। वहीं पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने स्थानीय पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर साधा निशाना। अपराधियों की गिरफ्तारी यथाशीघ्र करे पुलिस, चेताया, वरना अब होगा बड़ा आंदोलन, चाहे सीने पर गोली भी खानी पड़े। तत्काल मुलजिम की गिरफ्तारी करके जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, मृतक परिवार के घर के लोग हैं, इनको न्याय दिया जाए, मुलजिम की गिरफ्तारी हो, कहीं कहीं सजा मिले। और ये रिपोर्ट जो भी मैंने यहाँ से ग्रहण की है, जो हमें जानकारी मिली है, ये मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को इसकी खबर देने का काम करूंगा। सब यहाँ आए हैं, किस तरह से बात की है, परिवारजनों ने क्या बताया और क्या आप लोगों का क्या स्टैंड है इस जगह? देखिए, आज इस आपके जो कोतवाली है, इसके अंतर्गत रोहितेश पाल जी थे, जो यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर बड़ा चलाते थे और जो अपना मेडिकल स्टोर बंद करके रात में 18 तारीख को शाम को लगभग 9:30-10 बजे का समय था, जो निकल रहे थे, उनको ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। और इसकी घटना जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी माधुरी जी के संज्ञान में आया, तुरंत माननीय बहन जी का फोन मेरे पास आया कि आप तत्काल वहां जाकर के इस घटना को देखो। संजोग से जब बात हुई तो मैं उस वक्त दिल्ली में ही था, तो मैं कल वापस रात में आया हूं। आज सुबह ही माननीय बहन जी के निर्देश पर हमारा ये बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, इधर ये हमारे मंडल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, भाई रामचंद्र गौतम जी हैं, सुनी जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, और इधर ही हमारे माननीय JP धनखड़ जी हैं, जो हमारे पाल समाज का एक संगठन है और इनके बेटे बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी हाथरस से लड़े हुए थे। तो हम सभी लोग एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज जो रोहितेश भाई हमारे जो मृतक हैं पाल जी, उनके छोटे भाई हैं, अभी उनसे मुलाकात हुई है, परिवार से मुलाकात हुई है और इन लोगों से हमने जानकारी ली। इन लोगों ने इस बात का दुख व्यक्त किया है कि ये 18 तारीख की घटना है और जो आज 23 तारीख हो गई है और अब तक कोई भी गिरफ्तारी या मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिसके लिए मैंने IG से बात की है, उच्च अधिकारियों से, और यहाँ के जो इंस्पेक्टर थाने के थे
उन लोगों से भी मैंने बात किया कि ऐसा कारण क्या कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का अक्सर ये कहना होता है कि इस सरकार में कहीं भी अत्याचार नहीं होगा, और इस तरह की अगर घटना होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कहना होता है कि चाहे पाताल से कूदकर मुलजिमों को ढूंढकर मैं निकालता हूं। लेकिन इस घटना में आज 5 दिन बीत गया है, अभी तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। इसका असंतोष समाज में भी और इनके परिवार में भी है कि इस तरह की घटना होने के बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं मांग करता हूं कि इस घटना को संज्ञान में ले और तत्काल जो भी मुलजिम हो उनकी गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की। परिवार के लोग ये बताने में सक्षम है किसने की है इस घटना को अंजाम दिया है, क्या घटना के पीछे कारण नहीं, आपकी तो बात हुई है? नहीं, 10 बजे रात में अगर दुकान बंद करके आ रहे तो परिवार तो उनके साथ था नहीं, और फिर घटना करने वाले जो लोग थे, जो जानकारी मिल रही है फुटेज या कैमरे के माध्यम से कि वो लोग अपने चेहरे पर कपड़े लपेट कर रखे थे, तो ये तो पुलिस विभाग का, सरकार का, शासन का, प्रशासन का काम है ना कि उसकी जांच करे और जांच करके जो भी मुलजिम हो उनकी गिरफ्तारी करके कड़ी सजा दे। परिवार कैसे बता पाएगा, आप ही बताओ? परिवार को तो जानकारी इससे नहीं हो सकती ना। ये जांच का विषय है, इस पर सरकार के लोगों को, जो पुलिस प्रशासन है, इसको तत्काल करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन बीत गया, अब तक कोई मुलजिम न गिरफ्तार होना, ये शासन प्रशासन कटघरे में खड़ा होता है। आप लोग आगे मुगलसराय में दवा व्यापारी की हत्या का मामला प्रदेश स्तर पर गर्म है। आपको बता दें, घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कोई भी ठोस सुराग नहीं लग पाया है। परिवार की पीड़ा सुनने आज कई बड़े नेता मृतक रोहिताश पाल के घर पर पहुंचे हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल व सांसद वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। स्थानीय नेताओं ने पुलिस की धीमी जांच पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप, किसी सत्ताधारी का हाथ तभी खुलासा नहीं हो रहा है, और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर विपक्ष का सीधा हमला था। परिवार ने निष्पक्ष जांच और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। नेताओं ने कहा, मामला दबाने की कोशिश हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। रोहिताश पाल को न्याय दिलाने की लड़ाई विपक्ष ने तेज करने का ऐलान किया है। की चर्चा कर रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही, क्या जानकारी हो पाई वो कौन से लोग हैं जो दबाव डाल रहे हैं और ऐसे इस तरह के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, माफियाओं की कोई जात नहीं होती है, न उनका कोई धर्म होता है। हत्या के नाम पर वो लुटेरे हैं। नहीं, वो कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो बताया जा रहा है? राजनीति में फोटो कोई किसी के साथ खिंचा सकता है और खिंचा भी लेता है। ये कोई अपराधी की पहचान नहीं है। पुलिस का ये काम पुलिस का है। प्रशासन, एसपी खोजे कौन है अपराधी और इसे डाइवर्ट न करे। झूठा एनकाउंटर में समाजवादी पार्टी विश्वास नहीं करती है। अभी जौनपुर जनपद में पिछले 3-4 महीने पहले एक यादव लड़के का झूठा इनकाउंटर कर दिया गया। जब लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको ट्विटर पर डाला, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसे एक और झूठा इनकाउंटर। देखिए, ये जो घटना है 18 नवंबर को घटी है, इस घटना को लेकर के पूरा चंदौली जनपद ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश भय के आतंक में आ चुका है। व्यापारी के अलावा आम जन भी, सड़क पर चलने वाले भी भयभीत हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। मुगलसराय सहित पूरे प्रदेश का हर कस्बा, हर शहर, हर गांव इनके आतंक से परेशान है। पुलिस प्रशासन शासन सत्ता के दबाव में अपराधियों को पकड़ नहीं रही है और कहीं न कहीं पूरे प्रदेश की घटनाओं में कई घटनाएं ऐसी भी आई हैं, वास्तव में जो अपराधी है, जो हत्यारा है, उसे ना पकड़ करके केस को डाइवर्ट कर दिया जाता है। वही चीज मुगलसराय की इस घटना में जो 18 तारीख को
रोहितास पाल के साथ हुआ है। और ये केवल रोहितास पाल की ही घटना नहीं, मुगल सराय में विगत महीनों में दर्जनों घटनाएं हुई हैं। मैं आप लोगों के सामने नाम सहित बता रहा हूं, आज तक अपराधी सड़कों पर भय मुक्त होकर के टहल रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। मुगल सराय की रोहितास पाल की घटना सबको हिला दिया है। सरने गांव आशु विश्वकर्मा की गोली मार करके हत्या कर दी गई। मुगेरा चंदौली में बादशाह खान को पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी गई। धानापुर गांव में मुकुट यादव को गोली मार करके हत्या कर दी गई। चकिया बाजार में संतोष मौर्य को गोली मार करके हत्या कर दी गई। सरने गांव में बहुत ही दुर्दांत, बहुत ही घृणित कार्य, 5 साल की बच्ची के साथ रेप, आज तक रेपकारी पकड़े नहीं गए। हत्या हुई, परिवार से बच्चियां विद्यालय के लिए जा रही हैं, विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज के लिए जा रही हैं, सुरक्षित नहीं है। जब हमारे देश की बेटियां ही विद्यालय नहीं जा पाएगी, सुरक्षित नहीं रहेगी, ये समाज कैसे चलेगा? सरकार के कान में कोई आवाज नहीं जा रही है, लगता है कि उनका कान बंद है। पुलिस चाह करके भी अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि उन पर शासन का बड़ा दबाव है। ऐसी स्थिति में ये जो दर्जनों हत्याएं हुई है, ओम प्रकाश गुप्ता की हत्या हुई गोली मार करके, मुगल सराय में पंदाशी पुलिस चौकी के पास हत्या हुई ओम प्रकाश गुप्ता की, बबुरी बाजार में व्यापारी रोहित। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एनडीए की प्रचंड जीत व नीतीश कुमार के 10वीं बार सीएम बनने के अवसर पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया गया। बिहार में एनडीए की जीत और नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद काशी में रक्तदान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में काशी से बड़ी संख्या में लोग अपने रिश्तेदारों और परिचितों के पास पहुंचकर किए थे बिहार विधानसभा में चुनाव में प्रचार। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज बीजेपी युवा नेता रविशंकर सिंह के नेतृत्व में 250 से ज्यादा लोगों ने किया ब्लड डोनेट। काशी में बिहार के लोग बड़ी संख्या में करते हैं निवास और साथ ही ब्लड डोनेट के बाद योगी सरकार के लगे जयकारे। ब्लड डोनेट करने के बाद लोगों ने कहा, किसी की जान बचाने की सबसे सकारात्मक पहल ब्लड डोनेट करना ही होता है। मौके पर क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो बिहार की ऐतिहासिक जीत हुआ है जो है, और उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ ब्लड डोनेशन कार्यक्रम, जो पिंडरा के युवा हैं, जो हमारे संगठन और भाजपा के सोच विचार जो समझते हैं और जो संगठन के लिए दिन रात काम करते हैं, और जो लोग बिहार इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किए, वहां पे गए, तो उस जीत को हम लोग डेडिकेट और समर्पित कर रहे हैं बिहार जीत को। जो उसके उपलक्ष्य में एक सेवा भाव का एक माहौल है, और उस सेवा भाव में हम लोग और पिंडरा के सभी जो साहित्य आप देख रहे हैं, सभी युवा हैं, वो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम। बड़ी संख्या में यहाँ पे बिहार के लोग रहते भी हैं, पिंडरा क्षेत्र में, बनारस में, हाँ बिल्कुल, जो है काफी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। तो उनके सबके माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज के रूप में जो है कि हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है जो है, और भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है जो है, ठीक है, उसके लिए हम लोग समर्पित कर रहे हैं ब्लड डोनेशन। लगभग कितने लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं?
हमको लगता है 250 से ज्यादा जो है टारगेट इन लोगों का था, तो 100 के आसपास में 66 यूनिट का ही था जो है, लेकिन हमको लगता है 250 से ज्यादा यहाँ BHO और बिचौरा कई जगह सभी लोग आए हुए हैं। डॉक्टर की जो टीम है ये सभी लोग यहाँ पे काम। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सीएम सामूहिक विवाह योजना में 199 जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं। 30 मुस्लिम जोड़ों का भी विवाह निकाह हुआ। आपको बता दें, शाहजहांपुर के OCF रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मैदान में इस दौरान कुल 199 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिनमें से 30 मुस्लिम कन्याओं का भी निकाह कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सभी नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया और उपहार वितरित किए हैं। उन्होंने संदेश दिया कि बेटियों से दहेज की मांग ना करें, वरना सरकार बेटियों के साथ खड़ी मिलेगी। और साथ ही शादी के बंधन में बंधी मुस्लिम कन्याओं और उनके परिवारों ने योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि गरीब बेटियों की शादी कराना सरकार का सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार शादी में 1 लाख रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से 60,000 रुपए की FD कन्या के नाम की जाती है। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी सरकार बेटी के जन्म से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी निभा रही है। आज बेटियों के लिए विधायक, सांसद और मंत्री का शामिल होना उनके परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं है। शादी कराई गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी व्यवस्थाएं करी सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जो योजना चलाई गई है, गरीब महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और जो गरीब लोग हैं जिनको शादी करने में दिक्कत आती है, उसके लिए बहुत ज्यादा सही है। और यहाँ पे जो दहेज और 1 लाख रुपए की धनराशि मिल रही है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा लोगों को, और ये हमारे लिए सबके लिए लाभदायक है। ये एक अच्छी पहल है। सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरीके की और भी योजनाएं जिससे लोगों का भला वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। नूरबी जो शादी की गरीब बेटी, उसके क्या कहना चाहूंगी? बढ़िया बात की उनने, धन्यवाद उनके लिए। उनने गरीब सहायता बहुत अच्छी की है सबके लिए, और जो शादी कराई है गरीब आदमी का फायदे हुआ है। जो करके आते हैं, जो कोई गरीब सहायता करता है, उससे अच्छी बात है। इंतजाम कैसे रहे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ सरकार के बारे में धन्यवाद कहना चाहूंगी? धन्यवाद है, अच्छी बात है जो सरकार ने दिया है, तो अच्छा है। सरीना दादा वाली नीचे करिए गया है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है परिवारों के लिए। आज मैं समझता हूँ कि जितनी कन्याओं का विवाह हुआ, उनके परिवार वालों को कितनी खुशी होगी, क्योंकि हमारे समाज में जो व्यवस्था पहले थी, लड़की पैदा हो तो मुँह लटका लो। अब आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसमें 25,000 रुपया 6 चरणों में पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। लड़की पैदा हो तो 5,000 रुपये इसलिए मिलते हैं कि सरकार की तरफ से लड्डू बांटो, और 25,000 रुपये 6 चरणों में पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप की व्यवस्था है, उसमें जो कुछ भी ज्वाइन करके जो प्रोडक्ट बनाओ, उसमें जो प्रॉफिट हो उसमें मानदेय मिलता है सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को। और उसके बाद जब शादी का नंबर आए तो 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए दिया जा रहा है, जिसमें से 60,000 रुपया लड़की के नाम FD बन के दिया जा रहा है, और 25,000 रुपये का जो आवश्यक सामान होता है शादी का, वो भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की ऐसी शादियाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। और शाहजहांपुर में 8,661 शादियाँ शाहजहांपुर में हो चुकी हैं, जिसमें नगर विधानसभा क्षेत्र की 2,035 शादियाँ हुई। और आज 199 जोड़ों को इसमें शादी समारोह में शामिल किया गया है, जिसमें से 154 हिंदू हैं और 45 मुस्लिम समुदाय के लोग। तो कुल मिलाकर बिना जाति, बिना मजहब के भेदभाव किए हुए सबको एक साथ उन लोगों को आज
हम लोग आशीर्वाद देने आए हैं। परिवारों की इच्छा रहती है कि उनकी शादी में वीवीआईपी लोग आएँ, वीआईपी लोग आएँ। आप सब देख लीजिए कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक भी हैं, सीडीओ भी हैं, हमारे नगर आयुक्त भी हैं और ख़ास तौर से माननीय सांसद जी भी आज जो पूरे हमारे जनपद के 6 विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आते हैं, वो भी आज उनको आशीर्वाद देने के लिए हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे एमएलसी साहब हैं, श्री सुधीर गुप्ता जी जो आए और सभी जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख लोग इसीलिए आए हैं कि हम उनको आशीर्वाद दें। ये लोग जो है सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इनकी शादी में इतने वीवीआईपी लोग आए, इतने लोग शामिल हुए और आज हजारों लोग इसमें समारोह में शामिल हुए। वहाँ खाना पीना भी चल रहा है। तो जिस तरीके से शादी धूमधाम से होती है घरों में, उससे बेहतर तरीके से, क्योंकि अगर सामान्य रूप से ये शादी लोग करते तो जरूर नहीं इतने वीआईपी इकट्ठा होते, लेकिन आज वीवीआईपी इकट्ठा है, वीआईपी इकट्ठा है और हर तरह से इनको एक तरीके से मैं समझता हूँ ये सौभाग्यशाली है। इसलिए मैं आज भी अपने हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, देखिए तो ब्राह्मण आदमी वैसे ही आशीर्वाद कर लेना है। फिर से एक बार सबको बधाई देते हुए खबर अमरोहा से है, जहां प्रतिबिंब पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले संदिग्ध मोबाइल नंबरों के जांच के क्रम में साइबर क्राइम थाना अमरोहा पुलिस टीम द्वारा क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक लैपटॉप, एक टैबलेट, 5 फोन, 2 डायरी, एक रजिस्टर और 8,780 रुपए बरामद हुए। आपको बता दें, श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नोडल साइबर क्राइम श्री अखिलेश भदौरिया के कुशल पर्यवेक्षण व पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम श्री शक्ति सिंह के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना अमरोहा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 38/2025 धारा 318(4), 319(2), 317(2 और साथ ही भारतीय न्याय संहिता व 66C, 66D IT एक्ट बनाम समीर पंजीकृत हुआ है। टेलीग्राम और ऐप से डाटा खरीद कर लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी करने वाला एक अभियुक्त समीर खान उर्फ सैम पुत्र हनीफ उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम रजकपुर थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को मैं घटना में प्रयुक्त एक लैपटॉप, एक टैबलेट, 5 मोबाइल फोन, 2 डायरी, एक रजिस्टर व 8,780 रुपए सहित गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, प्रतिबिंब पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच के क्रम में प्रकाश में आया कि दिनांक 21 अक्टूबर 2025 को उपरोक्त अभियुक्त समीर उपरोक्त द्वारा टेलीग्राम से क्रेडिट कार्ड का डाटा प्राप्त कर पीड़ित गौरांग वाणी पुत्र दीपक निवासी थाना अदाजन सूरत सिटी गुजरात 395009 के साथ क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 55,707 रुपए की ठगी की गई थी। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा संपूर्ण देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों के साथ क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर साइबर फ्रॉड किया जा रहा था, जिसमें थाना साइबर टीम क्राइम की टीम द्वारा संदिग्ध मोबाइल नंबर के आधार पर अथक प्रयास के उपरांत अभियुक्त समीर खान उर्फ सैम को ट्रेस किया गया था। और साथ ही उल्लेखनीय है कि प्रतिबिंब पोर्टल एक अत्याधुनिक साइबर अपराध निगरानी और विश्लेषण प्रणाली है जिसे भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। जब कोई साइबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज की जाती है तो फ्रॉड में इस्तेमाल हुए संबंधित मोबाइल नंबर और साथ ही बैंक खाते का विवरण प्रतिबिंब में दर्ज हो जाता है। यह पोर्टल इन नंबरों की भौगोलिक स्थिति करता है, जिससे अपराधियों की वास्तविक लोकेशन का पता चलता है। उक्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच की जाती है, जिसके क्रम में उक्त ठगी का खुलासा किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त समीर उपरोक्त के द्वारा टेलीग्राम ऐप के माध्यम से डाटा टीम से लोगों के क्रेडिट कार्ड का डाटा खरीद लेता था, जिसमें डाटा के साथ साथ अभियुक्त को यह भी पता चल जाता था कि उक्त कार्ड के द्वारा जल्द ही में कहां शॉपिंग की गई है अथवा कहां प्रयोग किया गया है। इसके बाद अभियुक्त समीर उपरोक्त के द्वारा उक्त डाटा के प्राप्त मोबाइल नंबरों से कॉल कर उनको बताया गया कि आपके द्वारा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो आदि साथ ही शिपिंग साइट से शॉपिंग की गई थी, इसलिए हमारे द्वारा आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का ऑफर आपको दिया जा रहा है। साइबर थाना अमरोहा द्वारा आज एक साइबर क्रिमिनल जो जनपद में एक्टिव था उसको गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम समीर खां निवासी थाना नौगावा सादात है। प्रतिबिंब पोर्टल पर एक संदिग्ध नंबर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से
एक सूरत निवासी व्यक्ति के साथ लगभग 55,000 रुपये की साइबर ठगी की गई थी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के नाम पर। उक्त सूचना पर कार्य करते हुए आज इस अपराधी समीर खान को गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ के क्रम में बताया है कि पूर्व में दिल्ली में एक कॉल सेंटर पर काम करता था जहां पे इस प्रकार का कार्य किया जाता था। बाद में उस कॉल सेंटर के मालिक की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई थी। उसके बाद ये वापस अमरोहा आ गया था, ये काम सीख चुका था। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इसने यूज़र्स का डेटा प्राप्त किया था जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। उनके साथ ये फ़ोन पर बात करके साइबर ठगी का कार्य कर रहा था। पिछले 3 महीने से ये अमरोहा में रह के ये कार्य करने में एक्टिव था। लगभग इसने 3 लाख रुपए इस बीच में साइबर ठगी के माध्यम से प्राप्त किया है। इसके पास से 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल फ़ोन, 1 टैबलेट, 2 डायरी, 1 रजिस्टर, साथ ही 8,780 रुपये कैश प्राप्त हुआ है। जो इसके पास से मोबाइल प्राप्त हुए उन पर भी NCRP पे अन्य कंप्लेंट होना पाया गया है। इसमें विवेचना प्रचलित है। इसके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं उस पर विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अगली खबर महोबा से है, जहां CCTNS योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के आधार पर मुख्यालय तकनीकी सेवाएं उत्तर प्रदेश द्वारा अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार जारी प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद महोबा पुलिस ने 100% अंक प्राप्त करते हुए एक बार फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जनपद के लिए लगातार 6वीं बार पहला स्थान है, जो महोबा पुलिस की कार्यकुशलता, त्वरित निस्तारण और तकनीकी दक्षता का प्रमाण है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं उत्तर प्रदेश श्री नवीन अरोरा द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह तथा CCTNS डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का दायित्व निभा रहे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B रहमान रशीद को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, मुख्यालय द्वारा टीम वर्क, उत्तरदायित्व व विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की गई है। भविष्य में भी इसी मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि CCTNS क्या है, तो आपको बता दें कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी भी अपराध को संबंधित रिपोर्ट, विवेचना की अद्यतन स्थिति, आरोपियों की गिरफ्तारी, केस डायरी से लेकर चालान प्रस्तुत होने तक की सभी आवश्यक कार्रवाई ऑनलाइन दर्ज की जाती है। यह प्रणाली पारदर्शी, तीव्र और साथ ही प्रभावी पुलिस कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है। CCTNS रैंकिंग में शामिल प्रमुख पोर्टल, इन सभी पोर्टलों पर श्रेष्ठ फीडिंग और साथ ही समयबद्ध अपलोडिंग तथा सतत मॉनिटरिंग के आधार पर जनपद महोबा को लगातार 6वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। CCTNS पोर्टल के IIF फॉर्म्स और दूसरा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पोर्टल और साथ ही परेड पोर्टल, फील्ड यूनिट पोर्टल, PG पोर्टल, फुट पेट्रोलिंग पोर्टल, CRIMAC पोर्टल और ICJS पोर्टल, क्राइम एनालिटिकल पोर्टल और साथ ही NAFIS पोर्टल। पुलिस अधीक्षक महोबा एवं पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल नेतृत्व में प्राप्त यह उपलब्धि जनपद पुलिस की तकनीकी दक्षता, अनुशासन और त्वरित निस्तारण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के फकीराबाद गांव में दहेज की खातिर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, हत्या करने के बाद आरोपियों ने महिला की सबको घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक घर में फेंक दिया। आपको बता दें कि बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के फकीराबाद गांव में दहेज के खातिर एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई और साथ ही हत्या के बाद आरोपियों ने महिला के शव को लगभग घर से 200 मीटर की दूरी पर फेंक दिया। मृतका के पिता ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि मृतक महिला शिखा पुत्री महेश निवासी रामपुरा बुजुर्ग थाना भमौरा जिला बरेली ने पुष्पेंद्र पुत्र ब्रजेश निवासी फकीराबाद थाना बिलसी के साथ लगभग 1 साल पहले की थी विवाह। सूचना के बाद बिलसी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और बिलसी थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही फिलहाल मृतका के परिवार में मौत की खबर से कोहराम मचा हुआ है। मृतका के पिता का कहना है कि मृतका के ससुराल जलों ने दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते रहते थे, जबकि 1 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दान दहेज भी दिया गया था और शादी की गई थी। फिलहाल पुलिस आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
महेश। अच्छा, आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? मेरी बेटी को गला दबा के मार दिया, दहेज के कारण पर रुपये मांगते थे नगद। लड़का जुआ खेलता था, दारू पीता था, कुछ पैसे हम दे भी चुके थे इन्हें। अब इन्हें कल मार के घर से 200 मीटर दूर एक प्लाट में गेट पर डाल दिया और सब लोग घर में ताला लगा के भाग गए जिसमें इनने मारी थी। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, गांव वालों से सूचना मिली, तब हमने वहाँ पे देखा। हम लोग उसे पंचनामा भरवा के उठवा के लाए हैं। ये लोग कोई आज तक दिखाई नहीं दिए हैं। शादी लगभग कितने समय पहले हुई? 11 नवंबर 2024 के लिए 1 साल हुई है शादी को। अच्छा, अब क्या चाह रहे हो आप? अब हम जो जिसने ये किया उसे सख्त सख्त कार्रवाई हो, उसे दंड मिलना चाहिए। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी में अचानक से आसमान से गिरी बर्फ की सिल्ली। सुबह 9 बजे भट्टे पर काम करने वाले लोग बाल बाल बच गए। आपको बता दें, बर्फ के टुकड़े जैसे दिखने वाले पदार्थ को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है और भट्टे पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि अचानक आसमान से तेज आवाज में के बाद कई टुकड़े यहां पर गिरे हैं। लोगों के बीच बर्फ जैसे टुकड़े गिरने से लोगों में मचा हड़कंप। एसडीएम बिलसी को जानकारी मिलने पर थाना पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची है और साथ ही पुलिस ने मौके पर जानकारी जुटाई है। बिलसी थाना क्षेत्र के बाबा भट्टे का मामला। एक सूचना मुझे मिली थी, तो मैंने फिर वहाँ पर जो हमारे पुलिस थाने से पुलिस को भेजा था। तो ये बताया गया है कि ये जो दीननगर शेखपुर चौराहा, इसके पास एक भट्टा है, वहाँ पर लेबर काम कर रही थी। तो वहाँ पर कोई 20 से 25 किलो की, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया था कि 20 से 25 किलो का एक बर्फ़ का टुकड़ा गिरा। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वहाँ पर पुलिस को भेजा है, जांच कराते हैं, पता कराते हैं क्या घटना है, कैसे हुई है। वीर सिंह। क्या हुआ था भैया? भैया ये ऊपर से आया था बहुत तेज, मेरी लड़की यहाँ काम कर रही थी, उसे बच गई। यही था, बर्फ था या कोई पत्थर था या क्या? अच्छा, लगी तो नहीं किसी के? नहीं लगी तो नहीं। कहाँ की बात है ये भट्टे पे की। यादव, सोमेंद्र यादव। क्या हुआ था भैया? भैया बर्फ ऊपर से आई थी आसमान से और फड़ में गिरी थी। बच्चे काम कर रहे थे, हम भी खड़े थे फड़ में। कितनी बड़ी थी? काफी बड़ी थी, कम से कम 20 किलो के आसपास। लगी तो नहीं किसी के? बच गए। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं के फखरे अहमद शोबी ने आज वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए दातागंज में एक हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है। यह हेल्प डेस्क अलाउद्दीन मार्केट और बरेली रोड दातागंज के पास खोला गया है और इस मौके पर दातागंज के काफी जिम्मेदार लोग वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें, फखरे अहमद शोबी ने बताया कि बोर्ड से संबंधित सभी दस्तावेज का दफा 37 रजिस्टर 6 दिसंबर 1986 तक और 26 फरवरी 1944 का गजट नोटिफिकेशन, नई नियमावली और वामसी पोर्टल की लिस्ट और वक्फ की पूरी डिटेल दातागंज हेल्प डेस्क को दी गई है और वहां आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह बहुत जरूरी जिसको करना हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ही इस मौके पर इसहाक एडवोकेट, अशरफ हुसैन, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन, इसहाक सभासद, फिरोज सभासद और साथ ही असद खान, हनीफ भाई आज़ाद अंसारी, छोटू मंसूरी, आमिर सुल्तानी आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। खबर अमरोहा से है, जहां यातायात माह के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं आकस्मिक घटनाओं में त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 23 नवंबर 2025 को थाना सैद नगली परिसर में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर पीएचसी सैद नगली में आए डॉक्टरों की टीम द्वारा थाना सैद नगली में नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गणों को प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, CPR एवं आपातकालीन स्थिति में अपनाई जाने वाली आवश्यक चिकित्सा प्रक्रियाओं संबंधित प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के दौरान
डॉक्टरों की टीम ने पुलिसकर्मियों को सड़क दुर्घटना, अचानक बेहोशी, हृदय गति रुकने जैसी गंभीर परिस्थितियों में तुरंत एवं सही तरीके से सहायता प्रदान करने के उपायों की जानकारी दी है। साथ ही व्यवहारिक प्रदर्शन के माध्यम से CPR, रक्तस्राव रोकने के तरीके, घायल व्यक्तियों को सुरक्षित अवस्था में ले जाने तथा बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS की तकनीकों का अभ्यास कराया गया। यह प्रशिक्षण पुलिसकर्मियों की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को और भी अधिक सक्षम बनाता है, जिससे जनपद में सड़क सुरक्षा एवं जन कल्याण के कार्यों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। जैसे आपने प्राथमिकता रिपोर्ट कर दी है, ऐसे में फर्स्ट एड होता है। इसका मतलब पहला व्यक्ति, चाहे वो सीखा हुआ हो चाहे अनसीखा हो, जो हमारी मदद करता है इमरजेंसी घटना तो फर्स्ट एड का मतलब शारीरिक घटना से आता है या वो पार्ट उसका मेंटली हो, क्योंकि कुछ जो हमारे मानसिक तनाव वाली घटनाएं घट जाती है, लेकिन ये हमारे फर्स्ट एड में काम करता है हर बार। फर्स्ट एड खबर सीतापुर से है, जहां डीएम राजा गणपति आर ने ताहपुर गौशाला का किया निरीक्षण। डीएम ने स्टॉक भुगतान व निरीक्षण पंजिका को जांचा है। गौशाला में अलाव के प्रबंध के दिए दिशा निर्देश, हरे चारे की उपलब्धता एवं त्रिपाल व्यवस्था के दिए निर्देश, बीमार पशुओं के समय से इलाज कराने के दिए गए निर्देश। निरीक्षण के दौरान SDM आकांक्षा गौतम रही मौजूद। जनपद के लहरपुर तहसील क्षेत्र का पूरा मामला। शाहजहांपुर से एक दिल छू देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला परिचालक ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है जो समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। दीपावली के दिन बस में छूटा एक पर्स जिसमें थे करीब 4 लाख रुपए के जेवर और उसे लौटाकर मानवता का फर्ज निभाते हुए नीतू देवी ने, आइए देखते हैं। आपको बता दें कि दीपावली के दिन 20 अक्टूबर 2025 शाहजहांपुर डिपो की बस संख्या UP 78KT 6986 बरेली मोड़ से बंथरा के लिए निकली। इसी बस में सफर कर रही एक महिला यात्री का पर्स सीट पर ही छूट गया था। पर्स में थे करीब 4 लाख रुपए के सोने के जेवर, नकदी और जरूरी कागजात। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म होती है। बस की महिला परिचालक नीतू देवी को जब यह पर्स मिला तो उन्होंने बिना देरी किए पर्स खोलकर पहचान के दस्तावेज तलाशे। आधार कार्ड देखकर नीतू देवी ने अपने निजी पैसों से उस पते पर रजिस्ट्री करके अपना मोबाइल नंबर भेज दिया और साथ ही नीतू देवी ने बताया कि मुझे लगा कि किसी का कीमती सामान खो गया है, बस पहचान मिल जाए तो वापस कर दूंगी, इसीलिए रजिस्ट्री कराई है और नंबर भेजा है। मेरा फर्ज था। रजिस्ट्री मिलते ही महिला यात्री आरती शर्मा, उनके पति अभिताश और सास और साथ ही भाई 23 नवंबर को शाहजहांपुर बस स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर वरिष्ठ केंद्र प्रभारी सुशील कुमार त्रिवेदी की मौजूदगी में पूरा मामला वहां पर सामना, सुरक्षित लौटा दिया गया सामान। आपको बता दें, महिला यात्री ने बताया कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना कीमती सामान वापस मिलेगा। नीतू देवी ने जो किया वो आज के समय में एक मिसाल है। सामान पाकर परिवार भावुक हो उठा और नीतू देवी के चरण छूकर धन्यवाद दिया है। शाहजहांपुर डिपो प्रशासन ने इस ईमानदार परिचालक की भूरी भूरी प्रशंसा की है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। जहां एक तरफ समाज में विश्वास कमजोर पड़ता दिखता है, वहीं नीतू देवी जैसे लोग मानवता की नई रोशनी जगाते हैं। ये थी शाहजहांपुर की खबर। सामने देखो जरा, मुस्कुराओ जरा, और क्या इधर देखो, इधर आप भी देखो। कल मेरी गाड़ी पे मोबाइल छूट गया था, मेरा बैग चला गया यार, हम फोटो हुआ, फोटो लेंगे चला गया में जा रहा अटैची थी, उतार ली, बस चली भी नहीं थी, उसमें बैठे थे उस पर सरकार वाली बस पे अटैची थी और ये बैग था, ये बैग तो उसमें था और अटैची तुरंत ही पता नहीं कहाँ चली गई। आज की अभी की बात है, उनसे आधा एक घंटा पहले 1 बजे उतरे थे उसे जयपुर वाली बस से। रोडवेज के लिए क्या कहोगे बताओ? रोडवेज की मेहनत ठीक, हमारी मेहनत आगे से हमेशा रोडवेज में ही तो बैठोगे। हमने कहा अपने सामान की स्वयं रक्षा करना है। सर मेरी कमाई नहीं, मेरे हस्बैंड की और मेरी सासू की।
उन्हीं के आशीर्वाद से तो मिले ही है सासू माँ के। ये सासू माँ का ही आशीर्वाद है जो ये सब मिल गया तुमको। सासू माँ की सेवा करो। वो सब गिने सही से वाराणसी पहुंचे बीजेपी राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के लक्ष्मण ने किया पत्रकार वार्ता। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के अलग होने पर बोले लक्ष्मण, कांग्रेस क्षेत्रीय दल से भी बदतर हो गया है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है। मोदी सरकार के नए श्रम कानून पर बोले के लक्ष्मण। उन्होंने कहा कि मोदी की अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचने वाले एक अकेली व्यक्ति हैं। और साथ ही बंगाल में बना रहे बाबरी मस्जिद पर बोले के लक्ष्मण, आने वाले चुनाव में लोग जरूर ममता को लोग सबक सिखाएंगे। नमस्कार। काशी क्षेत्र में आज ठीक है जनगणना किया जा रहा, पूरा समाज मांग रही थी कई दशकों से। सबसे पहले आज़ादी के बाद ओबीसी समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए जो काका कलेकर कमीशन गठित हुआ 1952 में, 55 में जो रिपोर्ट दिया गया, पहला रिपोर्ट में ही देश भर में जनगणना जारी रखने के लिए जो सिफारिश किया था, उसके अलावा और जो आरक्षण का जो जिक्र किया था, केंद्र सरकार के नौकरियों में और विद्या संस्थाओं में, पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पूरा उत्तर प्रदेश में मेरा जो प्रवास और उसके माध्यम से आज मैं काशी क्षेत्र में आया हूँ। अभी तुरंत क्षेत्र स्तर पर बैठक, बाद में जिला स्तर पर तो जिला अध्यक्ष प्रभारी के साथ भी बैठक किया जाए। आज मैं विषय जो है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के नाते सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा ओबीसी समाज के ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया मोदी जी ने 2026 में जो होने वाले जनगणना है, पहली बार आजादी इस देश के अंदर आयोग के निवेदन को ठुकरा दिया। कम से कम वो सिफारिश को सदन में चर्चा न करते हुए आरक्षण तो सख्त विरोध किया, क्योंकि अंग्रेजी के जमाने भी हर 10 साल को जनगणना होती थी, उसमें जाति को जोड़कर जनगणना किया जाता। 1921 में आखिरी जनगणना हुआ, बाद में जो युद्ध आया रोका गया, मगर आजादी के बाद जो जनगणना जो सेंसस एक्ट है उसको संशोधन करके जाति को हटाया गया। ये था कांग्रेस का रवैया, और नेहरू प्रधानमंत्री के नाते जब से लेकर मंडल कमीशन सिफारिश तक लगभग 55 साल के ऊपर कांग्रेस का शासन। अभी 3 साल बाकी है अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि बीएलओ जो सर्वे कर रही है वो कहीं ना कहीं तनाव में है और वो आत्महत्या कर रही है, तो इतना जल्दी क्या थी कि 1 महीने के अंदर ही जो है वो सर्वे करके यानी हर 20 साल को होने वाला जो मतदाता शुद्धिकरण 2002 के बाद अभी किया जा रहा है। जल्दी क्या 20 साल के लिए अभी बनने वाला सूची आने वाले 20 साल के लिए
एक बेस लिस्ट बनता है। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, इससे किसी सरकार से या किसी पार्टी से लेन देना नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है ये हमारे जो चुनाव आयोग। लेकिन 1 महीने का ही समय दिया गया है, इस कारण से जो कहा जाए बीएलओ जो है तनाव में है और वो आत्महत्या कर रही हैं। अरे 100 दिन का समय जो है, बंगाल की बात हो, जो 100 दिन का जो समय है जब बिहार में किया गया उससे भी ज्यादा समय दिया गया, तो घर घर जाने का 3 बार अवसर है और समय भी काफी समय है, इसलिए लोगों में भी आज उत्साह है। अब लोग भी जानते जो भी सरकार बनता है, घुसपैठिया का सरकार कोई राज्य में नहीं बनना चाहते लोग। अपना परसों बिहार में भी बिहारी का सरकार बना, कल उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार बनता, किसी घुसपैठिया के समर्थन से कोई भी सरकार बनना नहीं चाहिए, ये लोगों का मत है। ठीक है सर। हो रहा लगातार बार बार आज मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए जीत हासिल कर रही है। आज हरियाणा हो, दिल्ली हो और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में भी कोई मुद्दा राहुल गांधी के पास है ही नहीं, क्योंकि 11 साल के अंदर मोदी जी ने विकास, विरासत और गरीब कल्याण योजना अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचाया जा रहा बैंक के माध्यम से, कोई दलाली व्यवस्था नहीं। आपके शासन में किस तरह भ्रष्टाचार था, राजीव गांधी खुद बताया। दिल्ली से गरीब खेत के लिए हम 100 रुपए अगर भेजा जाए तो 85 रुपए दलाली खाता था, 15 रुपए गरीब, इतना अंतर है। इसलिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं। बार बार जब बीजेपी जीत रही तो कभी ईवीएम के ऊपर टिप्पणी करते, कभी वोट चोर का मुद्दा निकालते, और इस तरह राहुल गांधी को लोग हल्के में ले रहे हैं। आज विपक्ष का नेता के नाते आज इस मुद्दे को लेकर लोगों को जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के तो खबर श्रावस्ती से, जहां सिरसिया थाना क्षेत्र घोघवा वन जलाशय के जंगल में पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। जंगल में मवेशी चरा रहे चरवाहों ने शव देख ग्राम प्रधान को दी सूचना। ग्राम प्रधान ने घटना की जानकारी वन दरोगा दिनेश चौहान को दी। वन विभाग ने तुरंत सिरसिया पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवा कर भेजा पोस्टमार्टम को। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। अगली खबर कासगंज से है, जहां पर कबड्डी टूर्नामेंट में हुई शुरुआत। आपको बता दें, पूर्व जिला अध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी ने किया उद्घाटन। ग्रामीण युवाओं में खेल भावना जगाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि जनपद के मोहनपुरवा में प्रथम राजपुताना कबड्डी प्रतियोगिता शिव इंटर कॉलेज कंतौर के मैदान में पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा केपी सिंह सोलंकी ने फीता काट कर उद्घाटन एवं शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में एक नई भावना की उत्पत्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट ग्रामीण युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने का प्रयास है और साथ ही उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कैलाश सिंह पुंडीर और पीटीआई प्रवीण जादौन, राजा वर्मा एवं अन्य सम्मानित युवा साथीगण वहां पर उपस्थित रहे। बनाया गया होता है लेजर के लिए बनाया, नॉर्मल चश्मे नहीं है जो गॉगल वाले, ये इस तरीके से चश्मा लगा लिया जाता है और यहाँ पर ये रेस होती है। इस रेस को हम लोग इसे बहुत मॉडर्न डेंटिस्ट्री में हम लोगों को इसको लेके आए हैं। ये लेजर थेरेपी है। इसमें ये जो हमारे पास मशीन है इसको सॉफ्ट टिश्यू डायोड लेजर बोलते हैं। सॉफ्ट टिश्यू डायोड लेजर का मतलब है कि मसूड़ों में जो टिश्यूज हैं उसमें काम करने के लिए नई टेक्निक से हम दांतों को बिना ब्लड निकले, बिना टाके लगाए, बिना दर्द दिए हुए इलाज कर सकते हैं डेंटिस्ट्री में। और डेंटिस्ट्री के अलावा और भी कुछ कहीं कहीं बीमारियां हैं उनमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इस मशीन में 3 जगह पॉइंट्स होते हैं, वॉट होते हैं, वेवलेंथ होती हैं। एक होता है 980 इसमें है, एक होता है हमारा 860 और एक होता है 610। ये वेवलेंथ होती है। इन वेवलेंथ पे काम करता है हमारा लेजर। कहाँ पर कौन सी बीमारी पे कौन सी वेवलेंथ देनी है वो हम डिसाइड करते हैं और उससे पेशेंट को आराम देते हैं।
इस मशीन के द्वारा एक थेरेपी है, उसे फोटो बायोमॉड्यूलेशन बोलते हैं, PBM, फोटो बायोमॉड्यूलेशन थेरेपी। तो वो उसमें क्या है कि जिस तरीके से हम आम भाषा में कह लें कि सिकाई कर रहे हैं, जैसे हम लोग पुराने जमाने में तवे पे कपड़ा रख के गर्म करके सिकाई करते थे, या पानी भर के बोतल में रख के पेट पर रखते हैं सिकाई करते हैं, तो हम लोग को आराम मिलता है, लेकिन वो क्षण भर का आराम होता है। ये थेरेपी उसी को जड़ से खत्म करती है, क्योंकि फोटो बायोमॉड्यूलेशन थेरेपी में जो हमारी ये रेज निकलती हैं सर, ये जो रेज निकलती हैं, इस रेज में जो टिश्यू में जाएगी रेज, उसमें अंदर के जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल होते हैं, हमारे पूरे शरीर माइटोकॉन्ड्रिया से बनके ऊतक बना है, उस सेल में इस वर्क करेगा और उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको प्रोलिफरेट करेगा, बढ़ाएगा और ऊतकों को नए सेल में जनरेट करेगा। एक एंड्रोनॉर्फिन नाम का हार्मोन होता है, वो जनरेट होता है इसके अंदर से, और जो ऊतक टिश्यूज होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डेड सेल होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा फोटोबायोथेरेपी काम करना शुरू कर देता है, और उसके बाद पेशेंट को आराम मिलना शुरू कर देता है। थेरेपी नर्वस सिस्टम में बिल्कुल, ये जैसे हमने कहा न्यूरोलजिया के पेशेंट होते हैं, बेली पाल्सी का पेशेंट मेरे पास एक है, मेरे मोबाइल में भी चल भी रहा है पेशेंट, वो उनके एक माउथ का इतना पोर्शन ऐसे टेढ़ा हो गया है, वो धीरे धीरे करके अब नॉर्मल में हम ले आए हैं। बेली पाल्सी में यहाँ से ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा कॉर्नर से निकलने लगता है, पेशेंट को बोलने में तकलीफ होती है, तो हम लोग यहाँ पे थेरेपी दे के उसको धीरे लेते हैं, लेकिन ये टाइम लेता है, मतलब हम कहें कि एक दिन में नहीं होगा, ये 3 महीने भी ले लेता है, कभी कभी 2 महीने में भी कंप्लीट हो जाता है। वो डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ पेन, सीवियरिटी ऑफ केस पर। एक दिन में उसमें क्या है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जो दांत है उस पर रूट नीचे है, उसमें इन्फेक्शन है, जो नस है उसके ऊपर नसें में इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अमूमन जो डॉक्टर्स हैं उस नस को हटा के सफाई करते हैं, BMP बोलते हैं, और धीरे आज सफाई करी, फिर कल सफाई करी, फिर 1 हफ्ते बाद कल सफाई करी। हमारी इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो 200 माइक्रोन की टिप होती है, अलग अलग माइक्रो होती है, एक 400 होता है, एक 200 होता है। 400 माइक्रोन टिप जो है वो सर्जरी में काम आती है, जो भी हम सर्जरी करते हैं इसमें, तो इसमें ब्लड नहीं निकलता है और दर्द नहीं होता पेशेंट को, और आराम से टिश्यू निकल के बाहर आ जाता है, जीभ में गांठ, सफेद दाग, ये सब। 200 माइक्रोन में बहुत पतली टिप होती है, ये दांत की कैनाल में जितनी महीन कैनाल होती है उसमें बिल्कुल ईजिली जाके अंदर जाके इस तरीके से काम करती है जैसे टॉर्च की रोशनी फैलती है। ये अंदर जाके जो भी इन्फेक्शन है उसको हम लोग जब एक वॉट सेट करते हैं, उस वॉट पे जब ट्रीटमेंट डालते हैं, वो अंदर जब सेल में जाता है तो जितने भी टिश्यूज हैं जो खराब है, जो पैथोजन से, वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, और इन्फेक्शन वहीं खत्म होने के बाद जो काम आप 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में कर रहे हैं वो ऑन द स्पॉट 1 घंटे में हो जाता है। हम लेजर से 99%, 100% तो आजकल कोई डॉक्टर नहीं कहता, लेकिन 99% हम सक्सेसफुल रेट रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दे रहे हैं। बस पेशेंट मेरे या डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपने दांत को सेव रखे, उस तरीके से खाए ना जो हम लोग बताते हैं, तो दांत सक्सेसफुल रहेगा। एक टाइम पर उस पर कैप लगवा ले और दांत बच जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बहुत बेस्ट रिजल्ट है, माउथ अल्सर में बेस्ट रिजल्ट है, गाल के अंदर सफेद दाग हो गए हैं, जीभ पर गांठ आ गई है, या मुंह कम खुल रहा है, हम लोग लेजर से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। किसी भी पेशेंट को बरेली, लखनऊ जाने की जरूरत नहीं होगी। खबर कासगंज से है, जहां कासगंज जनपद के मोहनापुर में प्रथम राजपुताना कबड्डी प्रतियोगिता शिव इंटर कॉलेज कंतौर के मैदान में पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा KP सिंह सोलंकी ने फीता काटकर उद्घाटन किया एवं शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में खेल भावना को मजबूत करते हैं और उन्हें नशे से दूर रखने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा यह टूर्नामेंट ग्रामीण युवाओं में खेल भावना को बढ़ाता है और बढ़ावा देने का प्रयास है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कैलाश सिंह पुडीर, PTI प्रवीण जादौन और साथी राजा वर्मा एवं अन्य सम्मानित युवा साथीगण वहां पर उपस्थित रहे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राजा भैया के इस्तबल में आया ट्रोजन घोड़ा। आपको बता दें, राजा भैया ने तिलक लगाकर किया उसका स्वागत और साथ ही भद्री स्टेट के इस्तबल में घोड़े की फौज में शामिल हुआ। ट्रोजन हॉर्स को देखने के लिए वहां पर लोग भारी भीड़ में जुटे हैं। ट्रोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मथुरा जनपद स्थित रेलवे ग्राउंड में सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंची। सामूहिक विवाह आयोजन में करीब 251 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे हैं और साथ ही महिला आयोग की अध्यक्ष और जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में बलदेव क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश व वृंदावन से कई संत महात्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मथुरा जनपद में करीब 251 शादियां हुई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इन सभी दैनिक यूथ्स का सामान वितरण किया गया और साथ ही विभाग के द्वारा बताया गया कि 325 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन शादी के दौरान कुछ लड़का लड़की कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, जिसके चलते मंडप खाली भी दिखाई दिया है। इस दौरान बताया जा रहा था कि लड़का लड़की को आने में देरी हो गई थी तो पहुंचने पर ही नहीं किया गया, कुछ पहुंचने ही नहीं है और साथ ही जिसके चलते करीब 251 जोड़ों के विवाह के बंधन में उन्हें बांधा गया है। योजना का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये सनातन का सैलाब आप देख रहे हैं। एक संत ही इस बात को सोच सकता है। महाराज जी दिल से सोचते हैं कि गरीब असहाय जितने भी हमारे भारत में सोशल लोग हैं वो इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते। अपनी बेटियों का कन्यादान नहीं करने के लिए बहुत साहूकारों से कर्ज लेके अपने घर मकानों गिरवी रख के इन विवाहों को करते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की ये योजना पूरे प्रदेश में चलाई है। कोई भी परंपरा के हों, कोई संप्रदाय के कोई लोग हों, सबका विवाह यहाँ के आज देख रहे हैं बड़ी रीति और रिवाज और धर्म के अनुकूल हो रहा है। और विशेष करके ये कि यहाँ पर सभी संत भगवान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य राधा प्रसाद देव जी महाराज, बलरामाचार्य जी महाराज जी हैं, पूज्य ध्यानमूर्ति जी हैं, ज्ञानी जी हैं, सभी प्रमुख संतों ने यहाँ भाग लेकर आशीर्वाद दिया है। और निश्चित ही ये परंपरा आने वाले समय में ये मील का पत्थर होगा। पूरे विश्व में इस तरह की परंपराएं अब लागू होंगी। जिन लोगों का हम लोग ब्याह शादी नहीं करा सकते वो सामूहिक विवाह करा के ये इस तरह के कार्य हम लोग कर सकते हैं। फिर मां बनती है दान दिया जा रहा है और ऐसे संस्कृति आगे बढ़ती है। आज बड़े हर्ष का विषय है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज के द्वारा यह एक ऐसा मुहिम चलाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद का कार्य है। सभी गरीबों के लिए हितकर है, सभी कन्याओं के हितकर है, वरों के लिए हितकर है। वस्तुतः वर कन्या कितनी ईमानदारी से कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, क्योंकि यह प्रत्येक विकास खंड के अनुसार बैठे हुए हैं। इसमें कितने युक्त हैं, कितने अयुक्त हैं, इस पर बहुत विचार करने की बात है। फिर भी मैं आशा करता हूँ हमारे मथुरा मंडल के मंडलायुक्त तथा हमारे यहाँ के वर्तमान जिलाधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, इनके हृदय में एक भावना है ही। सरकार के ऊपर से दबाव होने के नाते इस प्रोग्राम को करना ही चाहिए, परंतु देखने से लगता है इसमें लोगों का किसी न किसी कारण से हित हो ही रहा है। मुझे तो अति खुशी है। मैं प्रतिवर्ष अपने आश्रम से मथुरा जिले के लिए, मेरे यहाँ तो मथुरा, आगरा, भरतपुर, हाथरस आदि कई जिलों से लोग आते हैं, पर यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों का मंगल होगा और उनकी मंगल कामना भी करता हूँ। बस इतना मीडिया से निवेदन करना चाहता हूँ, इनमें ऐसा प्रचार किया जाए कि जो योग्य हैं वही इन कार्यक्रमों में शामिल हों तो अति उत्तम होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मथुरा जनपद में आज इस रेलवे ग्राउंड पर 325 जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप स्वयं भी देख रहे होंगे कितना भव्य और दिव्य तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी के द्वारा की गई है। इसमें माननीय विधायक बलदेव श्री पूरन प्रकाश जी भी उपस्थित हैं और वृंदावन के जितने बड़े बड़े संत गण हैं वो आज इन सब जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। और आप स्वयं जानते हैं कि हर एक जोड़े के खाते में
धनराशि सीधे ट्रांसफ़र की गई है और उनको काफ़ी जो दैनिक यूज का सामान है वो भी दिया जा रहा है। इसके अलावा उनके जो बंधु बांधव रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं उनके खाने पीने की भी दिव्य व्यवस्था की गई है और सभी लोगों का बायोमेट्रिक और सारा जितने प्रपत्र हैं वो आज चेक किए गए हैं। इनके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हर अपने जनमानस के साथ खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को किसी प्रकार से अक्षम महसूस ना करे, उसे अपने लड़की की शादी करना है, अपने लड़के की शादी करना है, उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। वो केवल अपना रजिस्ट्रेशन हमारे खंड विकास कार्यालय में करा दें या अपने नगर पंचायत नगर पालिका में करा दें और उत्तर प्रदेश सरकार उनका समारोह पूर्वक किसी तरीके से शादी संपन्न कराएगी। उनको रोजगार करने के लिए धनराशि भी देगी, उनको डेली यूज के लिए सामान भी देगी। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और जिसमें 10वां संस्कार शादी विवाह का होता है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश का इतना ध्यान रखे हुए हैं कि जिन्होंने पहले संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था सरकार ने की हुई है। जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तब से आपने देखा होगा जगह जगह हमारे यहाँ गोद भराई के कार्यक्रम चलते हैं, फिर उसके बाद अन्नप्राशन के कार्यक्रम चलते हैं, फिर और सारे कार्यक्रम चलते हैं। और आज जो बेटियों के जो विवाह 300 विवाह जो यहाँ इतना बड़ा पंडाल आप देख रहे हैं, मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। क्योंकि जब किसी परिवार में बेटी विवाह के लायक हो जाती है तब उसके माँ बाप को सिर्फ एक ही चिंता होती है कि इसका विवाह कैसे होगा, लेकिन ये व्यवस्था भी आज सरकार के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा पहले कि बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, तो उसके भी बहुत सारे ऐसे कारण थे कि बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से, बेटियों की शादी के दहेज कैसे दिया जाएगा, बेटियों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो आज मैं ये कह सकती हूँ कि आज बेटियां बच भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं। और आप इसी का एक उदाहरण आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि 300 कन्याओं का विवाह आज यहाँ सामूहिक विवाह के रूप में आज यहाँ संपन्न होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से मेरी अभी जैसे परिवारों से भी बात हुई तो हम सब जानते हैं कि जिस परिवार की बेटी के हाथ पीले होते हैं तो उसके माँ बाप को कितनी खुशी होती है। तो आज यहाँ सारे परिवार बहुत खुश हैं और मैं इनके सभी के बहुत अच्छे और सुखी जीवन की भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये आयोजन भी इतनी पवित्र धरती पर हो रहा है जो बिहारी जी की धरती है। तो निश्चित रूप से कि आज का ये आयोजन बहुत सफल आयोजन है। इसके लिए सभी प्रशासनिक लोगों के भी मैं और शासन के लोगों की सबका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है और सब खुश रहें, ये मेरा सबको। आपने पहली बार भाग लिया है बेटियों की शादी में? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो उत्तर प्रदेश में लेती रहती हूँ, बहुत बार मैं ये शादियों जो सामूहिक विवाह होते हैं, बल्कि आपको बताना चाहूँगी कि हम बहुत सालों से हम पर्सनल भी कराते हैं, जिसमें कभी 11, कभी 7, कभी जैसे भी बच्चियाँ होती हैं 21, तो हम खुद भी कराते रहते हैं। तो मेरे लिए कोई नया है। अमरूद के पेड़ पर फांसी से लटकती मिली महिला की लाश, गांव में फैली सनसनी। बाग में झूलता मिला 30 वर्षीय महिला का शव, आत्महत्या की आशंका। रामनगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पेड़ पर लटकी मिली विवाहिता साड़ी के फंदे से महिला ने लगाई फांसी। आपको बता दें, हरियाणा पुलिस जांच में जुटी है। गांव के बाहर बाग में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव। हरियाणा रामनगर में सोमवार सुबह बड़ा हादसा। गांव निवासी भागीरथ की 30 वर्षीय पत्नी रोशनी का शव गांव के बाहर अमरूद के पेड़ से साड़ी के फंदे से लटकता मिला है। घटना की जानकारी होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर हरियाणा पुलिस मौके और साथ ही फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर की अगली खबर, जहां पर विवाद के चलते दो पक्षों में हुई फायरिंग की वारदात। अपने बच्चे को लेने गई महिला के लगी है गोली। आपको बता दें, घायल महिला को स्वास्थ्य केंद्र से किया गया जिला अस्पताल रेफर और बाइक से कीचड़ उछलकर गिरने से शुरू हुआ था विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। हरगांव थाना इलाके के खेदरापुर गांव का मामला। घटना यह हुई थी, वहाँ पे झगड़ा हो रहा था। पियन सिंह और छत्तर सिंह, ये दोनों घर से झगड़ा हो रहा था। हमारी बच्चे द्वारे पे खेल रही थी पियन सिंह के, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनके साथ में बच्ची हमारी चली जाती। तो हमने झगड़ा सुना तो बच्ची को हम कह ले आए जाके अपनी, तो बच्ची को लेने गए तो प्रदीप सिंह हमने खुद देखा चलाते हुए, गोली चलाई तो हमारे यहाँ पे लग गई आके। अच्छा, आपका क्या नाम है? मंजरी देवी। आपके पति का क्या नाम है? सतीश वाजपेयी।
आप कहाँ की रहने वाली हैं? खिदरापुर। सीतापुर से अगली खबर है, जहां तेज रफ्तार छोटा हाथी ने सड़क पर बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार एक युवक की दर्दनाक मौत, 3 लोग हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जनपद के लहरपुर लखीमपुर मार्ग का पूरा मामला। कानपुर वरिष्ठ नागरिक जन सेवा संस्थान नवंबर माह में जन्मे सभी संस्थान के सम्मानित सदस्यों का सामूहिक जन्मोत्सव 23 नवंबर 2025 को सैनिक पार्क जीटी रोड पटेल नगर कानपुर में संपन्न हुआ। मनोज कुमार यादव उर्फ राजा भैया, संस्थापक आरपी सिंह, अध्यक्ष मथुरा प्रसाद गुप्ता, महासचिव भारत लाल पाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। मॉर्निंग आगाज की इन प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।